हे फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग एक टोटल गाइड है। अगर आप नए हो या फिर आप पहले से इन्वेस्ट किए हैं लेकिन कुछ भी आपकी गलतियां हुई है फिर भी आप ये देख सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स में ये वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं कि मतलब म्यूचुअल फंड सबसे पहले तो क्या होता है, क्योंकि कुछ बिगिनर्स भी हैं, और क्यों हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके जो एडवांटेजेस है और कैसे हम ये करें, कैसे सिलेक्ट करें। म्यूचुअल फंड तो सबको से शायद पता भी होगा, चलो मान लिया, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट है। मतलब जो म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए वही बेस्ट हो, आपके लिए कोई अलग भी बेस्ट हो सकता है। वो किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं वो भी हम देखेंगे। और कुछ गलतियां जो लोग म्यूचुअल फंड चूज करने में कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड बुरा है या ऐसा कुछ, लेकिन वो आपके लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि आपके गोल्स डिफरेंट है, फैक्टर्स डिफरेंट है। वो सब भी हम देखेंगे और भी पॉइंट्स जो म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग है। मैंने ट्राई किया है कि मुझे जितनी भी क्वेरीज म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग आई है आज तक, मैंने वो बने उतनी सब कवर की है, इसलिए इसको एक टोटल गाइड बोल रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, कैसे आपके लिए चूज करना होता है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड कंसेप्ट, अगर आपको पता है म्यूचुअल फंड का क्या है तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हो, लेकिन जो बिगिनर्स है उनको मैं एक बार बता दूं म्यूचुअल फंड सिंपल कंसेप्ट में क्या होता है। कि एक पूल ऑफ मनी होता है, जो कि एक ऑथोराइज्ड पर्सन जो है, मैनेजर है, इसका जो प्रोफेशनल मैनेजर होता है, जिसको इसकी समझ है, म्यूचुअल फंड मार्केट वगैरह की समझ है, वो पैसे इन्वेस्ट करता है आपके तरफ से। जैसे कि मान लो मैंने आज 500 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया, किसी और ने भी उसमें 500 रुपए डाले, ऐसे ऐसे कर करके 1000 लोगों ने पैसे डाले। तो वो सारे इकट्ठा होके जो मतलब पैसे इकट्ठा हुए, वो कहीं पे इन्वेस्ट करना है ताकि आपको रिटर्न दे सके। तो वो पर्सन एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है, वो करता है, तो दैट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअली सबने इकट्ठा करके एक फंड इकट्ठा किया है, दैट इज म्यूचुअल फंड। और वो मतलब इक्विटी शेयर मार्केट में या बॉन्ड, मनी मार्केट, डेप मार्केट, ये सब जगह पे इन्वेस्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट, आप आपको लग रहा होगा कि मैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट शेयर्स खरीदूं, डायरेक्ट इन्वेस्ट करूं, या म्यूचुअल फंड में करूं, कौन सा बेस्ट है। सो दैट विल डिपेंड ऑन योर डिसीजन। सॉरी। सो एक और एक्चुअली में एक बात बता दो, अगर आपको पता ना हो तो आप एफडी कर रहे हो या मतलब फिक्स डिपॉजिट, आरडी या पोस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे भी, या इंश्योरेंस ले रहे हो, उन सब का पैसा कहाँ जा रहा है? वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कभी कभी शेयर मार्केट होता है, कोई डेप मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है, कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा अमाउंट शेयर मार्केट में जाता है। म्यूचुअल फंड्स की इंस्टीट्यूशंस होती है, वो लोग खरीदते हैं, शेयर्स बेचते हैं। वो कौन से पैसों से होते हैं? ऑब्वियसली आपने जो इन्वेस्ट किए हैं एसआईपी या लमसम में, उसमें होता है। तो वो होता है म्यूचुअल फंड का। एसआईपी और लमसम ये दोनों टाइप है, आप या तो महीने महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, मंथली मंथली, या फिर आप एक बार में पैसे लगा सकते हो। मान लो आपके पास 50,000, 1 लाख है, 2 लाख, 5 लाख है, तो आप एक बार में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास नहीं है, आपकी सैलरी हर मंथ आती है, जो भी आती हो, आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप उतना हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जनरली म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, वो रिस्क नहीं लेना है, या तो आपको समझ नहीं आता है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, तो बेस्ट ऑप्शन इज म्यूचुअल फंड्स, ताकि आपको उतना रिटर्न मिल सके। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाई। उसको बेनिफिट्स भी बोल सकते हो म्यूचुअल फंड्स के, क्यों करना, मैं क्यों करता हूँ, ये मेरे बेनिफिट्स है, मुझे जो बेनिफिट्स लग रहे हैं, या मेरे आसपास के लोग जो मैंने देखा है वो लोग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल अमाउंट, विद अ स्मॉल अमाउंट। आप, ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब देखो आपके कई और होते हैं कि मान लो आपको एमआरएफ का शेयर खरीदना है, तो वो शेयर इतना बड़ा, कितना प्राइस का है, आज भी मतलब मान के चलो तो 70-80 थाउजेंड के आसपास उसकी प्राइस चल रही होती है। तो एक शेयर खरीदने के लिए आपको 70,000 पे करना पड़, नहीं खरीद पाओगे। लेकिन यही चीज आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो। आपको ऐसा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो जो एमआरएफ, जिनके जो पोर्टफोलियो है उसमें एमआरएफ की लिस्ट है, उसमें एमआरएफ का शेयर है, तो आप वो खरीद सकते हो। एमआरएफ की मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये एक बहुत बहुत महंगा शेयर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे रिलायंस है, मान लो आप सिर्फ 100 रुपए की एसआईपी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको रिलायंस खरीदना। अब रिलायंस की प्राइस तो 2700 के आसपास चल रही है। 2700 आप इकट्ठा आप नहीं कर पाओगे। मान लो आप पढ़ रहे हो, स्टूडेंट, तो आपकी पॉकेट मनी 100 रुपीज है, 2700 लाते लाते तब तक तो उसकी प्राइस पता नहीं कब पहुंच गई होगी, आप 2700 बचाओ तब तक।
तो उससे अच्छा है आप SIP कर सकते हो 100 रुपीज की, वो म्यूचुअल फंड में करो जिनके पैसे रिलायंस में भी डलते हैं। आप वो प्रोस्पेक्टस पूरा देख सकते हो, पूरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं म्यूचुअल फंड्स के कि वो कौन से में लगाते हैं पैसे, तो वो देख सकते हो। तो 100 रुपए तक की भी SIP कर सकते हो। जब मेरी इनकम उतनी नहीं थी तब मैं 100 रुपए की भी SIP करता था। धीरे धीरे मुझे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालने लगी, मुझे म्यूचुअल फंड समझ आने लगा, तो मैं 100 का 200 किया, 300, 500, 1000, 2000, 3000, ऐसे मैं बढ़ता गया। तो म्यूचुअल फंड में मेरा आज की डेट में भी मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मैं ऐसा नहीं है वीडियो बना रहा हूँ, मेरा खुद का जो इन्वेस्टमेंट है मैं इसीलिए बना रहा हूँ। मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही बना रहा हूँ। तो आप SIP से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टार्ट स्मॉल, या अगर ऐसा जरूरी नहीं किसी बड़ी अमाउंट, आपने किसी दोस्त को देखा कि उसने 2 लाख लगा दिए म्यूचुअल फंड में, आपके पास नहीं है, आप छोटी सी SIP से शुरू कर सकते हो। 100 रुपीज के फंड्स भी है, मैंने लगाए हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ। 500 से करो, 1000 से करो, 100 रुपीज से करो, आप कर सकते हो। उसमें म्यूचुअल फंड आपको खुद मेहनत नहीं करना है। मान लो आप शेयर मार्केट में खुद अपने शेयर्स खरीदे, तो कब लेना है कब बेचना है सारा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा। या तो आपको नहीं करना है, आपको टाइम नहीं है आपके पास, या तो आपको आता नहीं है। दोनों है, दोनों मार्केट, लेकिन फिर भी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है क्योंकि आपको पता है शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न देता है। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। तो वो आपकी तरफ से एक प्रोफेशनल मैनेजर है, वो जो हायर किया होगा वो फंड ने, आपकी तरफ से वो मैनेज करेगा, और आपको कुछ मैनेज करना नहीं है वो म्यूचुअल फंड में। आप बस देखते रहो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, थोड़ी थोड़े टाइम पे देखते रहो, ज्यादा मत देखते रहना, क्योंकि कभी कभी को माइनस में चला गया, वो प्लस गया, प्रॉफिट कम हो गया, पैनिक हो जाओगे। दूसरा, आप डाइवर्सिफिकेशन जो होता है आप कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह पे आप पैसे डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड कभी कोई एक कंपनी में नहीं डालता है। मान लो कोई कंपनी HDFC में लगा दिया, उसकी प्राइस कम हो गई, तो या फिर SBI में लगा दिया, उसकी प्राइस कम हो गई, तो आपको लगेगा यार मेरा फंड में तो यार कुछ नहीं हो रहा है। इससे अच्छा है कि मतलब वो डाइवर्सिफाई करते, और वो भी ऐसा नहीं कि अलग अलग बैंक्स में डालते, अलग अलग IT कंपनी, वो IT सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, जो भी है, मतलब बहुत सारे सेक्टर वाइज है, रियल एस्टेट वाला है, मतलब जो भी सेक्टर्स है, जितने भी सेक्टर्स है, वो सारे सेक्टर्स में वो डिवाइड करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, जो फंड मैनेजर को अच्छा लगता है उस हिसाब से। इसलिए मैंने आपको आप रिलेट कर सके इसलिए आपको फोटो लगा कि आप अलग अलग बास्केट में रख सकते हो। वॉरेन बफेट ने ये चीज बोली है कि मतलब डोंट नेवर पुट योर एग्स ऑन वन बास्केट, क्योंकि अगर वो बास्केट गिर गई सारे एग्स टूट जाएंगे, तो मतलब लॉस हो गया, तो सारे पैसे चले जाएंगे। उससे अच्छा है तो आप अलग अलग जगह पे ये इन्वेस्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड हेल्प्स यू टू डू दैट। आपके पास 100 रुपए है, आप 100 रुपए कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हो? अगर शेयर मार्केट में कितने शेयर खरीद लोगे 100 रुपए के? तो इसीलिए म्यूचुअल फंड है, आप 100 रुपए लगाओ, आपके जैसे हजारों लोगों ने और 100 रुपए लगाए होंगे, 100 करके हजारों लोगों ने लगाया, तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, तो अभी आप वही शेयर खरीद सकते हो और उस हिसाब के रिटर्न भी पा सकते हो। टू गेट बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये जो कंपाउंडिंग है, मतलब आप एक पैसे डाल रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ टाइम तक रहने दे रहे हो, आपका कोई गोल है, तो ये जो कंपाउंडिंग का पावर है ये बहुत ही खतरनाक है, मतलब डिस्क्राइब करना मुश्किल है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? आपने जो अभी तक रिटर्न कमाए हैं, वो रिटर्न के ऊपर भी और रिटर्न, आपकी जो मतलब मुद्दर रकम है उस पे तो रिटर्न मिलेगा ही, जो इंटरेस्ट या जो भी रिटर्न आपको मिला है वो दोनों मिला के उसके ऊपर रिटर्न काउंट होता है। दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने 1000 रुपए लगाए, उसके ऊपर 100 रुपए रिटर्न मिले, तो ऐसा नहीं है कि अभी नेक्स्ट मंथ जो आप लगाएंगे वो 100 रुपए पर, 1000 रुपए पर रिटर्न नहीं मिलेगा, वो 1100 रुपए पे रिटर्न मिलेगा। फिर अगर आपने और 100 लगाए, 1200 रुपए हो गए, तो नेक्स्ट मंथ 1200 रुपए पे आपको रिटर्न मिलेगा। 1200 रुपए प्लस जो रिटर्न था उसके ऊपर वो कंबाइन करके जो रिटर्न होगा। सो थोड़ा टाइम दो, मनी ग्रो होगा। मैंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हुए हैं, तो आई नो दैट। एंजॉय टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है। अगर आप टैक्स स्लैब में आ जाते हो तो कुछ, या फिर अगर आपको चाहिए कि आपको ज्यादा रिटर्न मिले, आपके रिटर्न में से जो अमाउंट टैक्स कट होती है, आपके गेन्स जो भी होंगे उसमें से वो ना हो, तो ELSS करके है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, ऐसी बहुत सारी और भी स्कीम्स हैं जो टैक्स बेनिफिट देते हैं, जिसके गेन्स में टैक्स नहीं लगते हैं। आप सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो टैक्स बेनिफिट भी मिलता है इसके गेन्स पे, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में, सारे म्यूचुअल फंड में नहीं। एंजॉय इंस्टेंट लिक्विडिटी, तो अगर आपको लगेगा कि मैंने 5 साल के लिए अगर म्यूचुअल फंड पैसे लगा दिए, या 3 साल के लिए, लेकिन मुझे 1 साल के अंदर अंदर मुझे हॉस्पिटलाइजेशन या किसी भी तरह से मुझे जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूँ? तो आप निकाल सकते हो जैसे भी आपको फाइन, या फिर आपको जरूरत पड़ गई कोई भी मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी, तो आप
पैसे निकाल सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, 2 से 3 वर्किंग डेज लगेंगे वो पैसे निकालने में। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो उस हिसाब से आप लिक्विडिटी आपकी हो सकती है। तो लिक्विड तो है ही, ऐसा नहीं है कि लॉक इन पीरियड हो गया या ऐसा कुछ। हाँ, कुछ लॉक इन वाले म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, वो टर्म्स आपको रीड करने होते हैं, लेकिन नहीं मतलब कुछ होते हैं, कुछ टर्म्स ऐसे भी होते हैं कि नहीं 10 साल के लिए पैसे डाले तो मतलब भूल जाओ, 10 साल पहले मिलेंगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें लिक्विडिटी होती है, लेकिन आप देख लो कुछ लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, आपको सही से देखना होता है। आप उसके पास परफॉर्मेंस देखने के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई भी फंड है, शुरू हुआ उसके 3-4 साल हुए हैं, तो आप देख सकते हो 3-4 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है तो आप देख लो कि इसने मान लो किसी म्यूचुअल फंड ने 20-25% रिटर्न दिया है, तो इस आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि इस साल भी उतना दे सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जरूरी नहीं है कि पिछले साल उसने 25% रिटर्न दिया तो इस साल भी देगा। पास्ट परफॉर्मेंस से आप एस्टिमेट लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड कैसे काम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि उतना ही रिटर्न आएगा या फिर आगे बढ़ता जाएगा, पहले 20% फिर 25%, तो ऐसा नहीं है कि अभी 30% आएगा ही। आ सकता है लेकिन आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कम भी हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने बोला आपके लिए जो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जो म्यूचुअल फंड मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए भी अच्छा हो सके, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड बेस्ट आपके लिए हो सकता है, वो मेरे काम का नहीं हो सकता है। कोई म्यूचुअल फंड मेरे काम का हो सकता है, वो आपके लिए नहीं हो सकता है, या फिर दोनों के लिए बेस्ट भी हो सकता है। तो कैसे चूज करें? तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कैसे चूज करें। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है। आपको ट्रैवलिंग के लिए करना है, आपको पता है कि 1 साल के बाद आपको ट्रैवल करना है, 1.5 साल के बाद ट्रैवल करना है, तो उस हिसाब से कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करो। आपको पता है 3 साल बाद आपको गाड़ी खरीदनी है, तो उस हिसाब से आपका जो गोल है उस हिसाब से म्यूचुअल फंड खरीदो। मतलब मेरा गोल अगर घर का होगा और मुझे 10 साल वेट करना है, तो मैंने उस हिसाब से वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए है। तो जरूरी नहीं कि आपके लिए वो है, क्योंकि जो रिटर्न मुझे 10 ईयर्स में मिलने वाला है वो मुझे पता है, वो 1 ईयर में उतना रिटर्न ना दे पाए शायद, तो आपको लगेगा कि वो म्यूचुअल फंड खराब है, लेकिन वो खराब नहीं है, वो आपके लिए नहीं था, आपके गोल के हिसाब से नहीं था। हाउ मच रिस्क यू कैन अफोर्ड, इसके ऊपर एक अलग से मैं एक स्लाइड बनाई है, लेकिन मैं छोटा सा बता देता हूँ आपको, आप कितने रिस्क टेकर हैं। आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। गुजराती में एक बोला जाता है छप्पन नहीं छाती। आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो कि नहीं। आप अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, मतलब एफडी टाइप के इंसान हो, तो आप उस वैसे भी आपके पास म्यूचुअल फंड होंगे जो कि एफडी से ज्यादा रिटर्न देगा, लेकिन वो जो हायर रिस्क है उससे कम मिलेगा। मतलब एक एक रूल ही है ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड्स। लेकिन जैसे रिवॉर्ड हायर है, रिस्क भी ज्यादा है, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो तो कम रिस्क वाले में डालो। पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड आप देखो, उस हिसाब से आप देखो कि आपको उतना चलेगा कि नहीं चलेगा। मान लो किसी फंड ने 12% दिया, कोई खुश भी हो गया, आपको बोला कि नहीं मुझे तो 15% ही चाहिए, तो आप उस हिसाब से जाओ। मान लो किसी फंड ने 20% दिया, लेकिन आप बोलो कि उसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा है, वो तो बहुत सारे रिस्क की जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको 12% में खुश हो, तो आप उस हिसाब से पास्ट परफॉर्मेंस देखो और उस हिसाब से चूज कर लो अपना। व्हाट आर द एंट्री एंड एग्जिट लोड्स? लोड्स क्या होते हैं? जो एक्सपेंसेस होते हैं। आप जब एंटर होते हो तब भी आपको एक छोटी सी अमाउंट देनी होती है, और आप जब निकलते हो तब भी आप एक छोटी सी अमाउंट देनी होती है, और कुछ टैक्सेस होते हैं वगैरह। तो वो टैक्सेस भी कितने होते हैं, एंट्री एग्जिट लोड कितने होते हैं, वो देखो, उस हिसाब से आप देख लो। और ज्यादातर आजकल तो सारे जो म्यूचुअल फंड्स है, एचडीएफसी एक्सिस वगैरह जो भी म्यूचुअल फंड्स है, मैं इनकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जो भी म्यूचुअल फंड्स है वो लोग तो कैलकुलेटर भी रखते ही अपनी वेबसाइट में, आप कर सकते हो कि कितना आप पैसे डालना चाहोगे और कितने साल में आप कर सकते हो, सब है। उसके ऊपर मैं एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, बेस्ट है वो, बहुत अच्छा है। हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन रिस्क, जैसे मैंने बताया कि रिस्क के ऊपर मैंने एक अलग से छोटी स्लाइड बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आप कौन से रिस्क, आप लो रिस्क लेने वाले इंसान हो, आपका कैरेक्टर क्या है, मीडियम रिस्क लेने वाले हो या हाई रिस्क लेने वाले हो। दूसरी बार आपका गोल क्या है, आप 3 साल तक 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 3 साल के लिए, ऐसा कुछ है। आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसको बोलते हैं मीडियम टर्म, या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसको बोले 5 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, कितने साल के लिए करना चाहते हो। तो उस हिसाब से मैंने ये एक छोटा सा ग्राफ बनाया है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एक्चुअली क्या हुआ, अगर आप लो रिस्क लेने वाले हो और आपको सिर्फ 2 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए बेस्ट होगा लिक्विड फंड्स में आप इन्वेस्ट करो। सेम अगर आप लो रिस्क वाले लेने वाले हो और आपको 4 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फंड्स में इन्वेस्ट करो।
अगर आप लो रिस्क लेने वाले हो और 5-10 साल के लिए रखने हैं तो आप वैसे फंड्स में इन्वेस्ट करो जो लार्ज कैप फंड्स हैं। ये मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कैप क्या है? कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप होती है इसकी। तो क्या होती है, जो बड़ी कंपनी होती है वो लार्ज कैप, मीडियम टर्म होती है तो मिड कैप बोलते हैं उसको, और जो छोटी छोटी कंपनी होती है जो अभी 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 शुरू की है या फिर वो किसी सब्सिडरी कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो उसको स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो आप लार्ज फंड अगर आप 6-7 साल 8 साल के लिए रखना चाहते हो और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो लार्ज कैप फंड है। मीडियम है तो उस हिसाब से 3 साल के लिए तो आप लो ड्यूरेशन में रख सकते हो, मीडियम रिस्क प्लस मीडियम टर्म, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो है, बैलेंस मतलब क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस होता है, उसकी इनकम ग्रोथ जो भी होती है बैलेंस्ड होती है वैसा होता है, और उनका इन्वेस्टमेंट टाइप भी इक्विटी डेब्ट बैलेंस्ड होता है, एक तरह का बैलेंस्ड होता है। कितना होता है आप देख सकते हो उसमें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम रिस्क है, मतलब थोड़ी सी रिस्क, तो ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, एफडी जितनी भी उतना नहीं होता है यार, मतलब या फिर बहुत ही कम रिस्क मत दे देना और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना, तो आप मल्टी कैप फंड में रख सकते हो। मल्टी कैप मतलब क्या होता है, स्मॉल मिड लार्ज कैप तीनों, या फिर स्मॉल और लार्ज, लार्ज और स्मॉल, मिड और लार्ज, मिड और स्मॉल, ऐसा कुछ भी दो का कॉम्बिनेशन या तीनों का कॉम्बिनेशन, ऐसा मल्टी कैप फंड्स भी होते हैं जो सारे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप मीडियम रिस्क भी लो, उससे क्या होगा, मतलब जैसे लार्ज कैप एकदम कम रिस्क वाला है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा रिस्क वाला है, वो हाई रिस्क वाला है, तो उसको आप मीडियम कर कैसे कर सकते हो, ये और ये कंबाइन करके वो मिड कैप फंड बना जाए और वो इन्वेस्ट करते हो तब। हाई रिस्क लेने वाले हो और सिर्फ 2-3 साल के लिए करना है तो आप हाइब्रिड फंड्स के लिए भी ले सकते हो। जो आप मीडियम टर्म और हाई ट्रेड कर सकते हो मल्टी कैप फंड्स होते हैं, जो मल्टी कैप यहाँ पे है वो यहाँ पे भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स अगर आप कर सकते हो तो मिड और स्मॉल कैप, और हाई रिस्क चाहिए, एकदम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, और लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो आप। अगर आपको इसमें से किसी में भी डाउट हो, आपको कोई पता नहीं हो, तो मुझे बताना, कोई कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं लिख दूंगा। अगर आप चैनल पे नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ मिस्टेक्स, जो गलतियां जो मेरे कुछ दोस्तों ने करी है, मतलब कुछ लोगों ने की है, जो मुझे आके बताते हैं कि भाई तेरा म्यूचुअल फंड क्यों इतना अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों ऐसे गलत चल रहा है, उनको जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न था या फिर एक जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रिटर्न की होती है वो क्यों नहीं मिला। तो ड्यू टू दिस मिस्टेक्स, क्या, फर्स्ट, इन्वेस्टिंग विदाउट डिफाइनिंग योर गोल, क्या है, मतलब उनको पता ही नहीं है। मुझे पता था कि मुझे 3 साल बाद गाड़ी गाड़ी लेनी है तो मैं उस हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा, 3 साल के बाद मैं उठा सकूं या ऐसा कुछ, या 3 साल बाद मुझे इतनी अमाउंट चाहिए इसलिए मैं उस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करूंगा। 1 साल बाद मुझे कहीं ट्रैवल करना चाहता है तो चाहना है तो मैं उस हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा, उतनी अमाउंट पे इन्वेस्ट करूंगा। तो मुझे पता है, उनको पता नहीं था, डायरेक्ट उन्होंने सुना ये भी म्यूचुअल फंड में डाल रहा है मैं भी डाल देता हूँ, कहीं भी इसने जिसमें डाला है मैं भी उसमें डाल देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप अपना गोल डिसाइड करो किस लिए चाहिए आपको, उस हिसाब से टाइम भी डिसाइड कर सकते हो। इन्वेस्टिंग फंड्स ऑफ रॉन्ग रिस्क लेवल और प्रोफाइल, आप लो रिस्क लेने वाले हो, ज्यादा रिस्क लेने वाले इंसान नहीं हो, आपका नेचर नहीं है ज्यादा रिस्क वाला, तो हाई रिस्क वाले में क्यों डाला। किसी आपके किसी दोस्त ने डाला, उसको 20-25% रिटर्न मिल गया, आपने सोचा मुझे भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो अगर आपकी जो रिस्क की कैपेसिटी है वही लो, मतलब देखो एक नॉर्मल जॉब करने वाला जो इंसान होता है उसकी बहुत लो कैपेसिटी, लो रिस्क कैपेसिटी होती है, और एक बिल्डर जो होता है जो बिल्डिंग बनाता है वगैरह उसकी बहुत हाई रिस्क होती है, मतलब लेने वाले, मतलब इतना पैसे इन्वेस्टेड हो मतलब और फ्लैट्स वगैरह बिक ना रहे हो, अगर मान लो वैसा सिचुएशन आ गया और फिर भी उसको रात को नींद आए, दैट इज द मतलब रिस्क टेकर, हाईएस्ट, हाई, वेरी हाई रिस्क टेकर है बिल्डर वगैरह, तो वैसा है। नो, रिसर्चिंग, अगर आपने कुछ रिसर्च नहीं किया इन्वेस्ट करने से पहले, बस किसी का सुना कहीं से, किसी ने एडवाइस दे दी, मतलब कहीं से भी सोशल मीडिया में किसी ने बोल दिया कि मैं इसमें कर रहा हूँ आप भी कर रहा हो, ऐसा नहीं है। प्रॉपर रिसर्च करो, और रिसर्च करने के लिए उसमें भी है, मतलब कौन से फैक्टर्स आप देख सकते हो, आगे मैंने बताया कौन से फैक्टर देख सकते हो, आप अपना रिस्क देखो, अपना गोल देखो, सब देखो, फिर उनकी परफॉर्मेंस देखो, उस हिसाब से आप बहुत सारी चीज रिसर्च कर सकते हो। नॉट हैविंग प्रॉपर प्लान, आपको कोई प्लान ही नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी, आज आपको लग रहा है कि मैं 1,000 इन्वेस्ट कर दूंगा महीने के, 1,000 तो मैं कर ही सकता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी आप देख रहे हो आपके पास कोई फंड्स ही नहीं है, उतना है, आज आ गया, आज कैसे 5,000 आ गया तो आपने आज से ही 5,000 शुरू कर दिया SIP, लेकिन अगले महीने 5,000 आएंगे कि नहीं, ऐसा मत करो। फिर आप उठा लोगे, और जब उठा लोगे तो एग्जिट लॉस ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपने 1 साल से पहले उठा लिया है। 1 साल से पहले उठा ले तो उसको बहुत शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और उसमें ज्यादा टैक्स लगता है, ज्यादा मतलब एग्जिट लोड लगता है, तो फिर वो मतलब नहीं रहेगा ना, आप बोलोगे कि म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं देता है, जो रिटर्न दिया वो एक्सपेंस में चला गया, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टिंग विदाउट हैविंग इमरजेंसी फंड्स, जैसे कि मैंने अभी बोला आपके पास 5,000 कैसे आ गए,
ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी, मान लो इन्वेस्ट कौन से रुपए करते हैं, हम वही रुपए इन्वेस्ट करते हैं जिसको हमें अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ऐसा हम प्रेडिक्ट करते हैं। मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तो मैं कहीं और से पैसे अरेंज कर सकता हूँ, या क्रेडिट कार्ड, या फिर मेरे पास थोड़े से पैसे बैंक में पड़े हो तो ही मैं ये करूँ। बाकी जो इमरजेंसी फंड्स है साइड में रखूँ, उसके बाद का जो अमाउंट है वो मैं इन्वेस्ट करूँ। वो चाहे 5,000 हो या 500 रुपए या 100 रुपए, मैं वो इन्वेस्ट करूँ जिसको मुझे अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। मुझे जब भी कोई पूछता है कितना पैसे डाल दूं, कितने अमाउंट में इन्वेस्ट कर दूं, मैं उसको ये नहीं पूछता हूँ कितना कर सकते हो ये वो। मेरी जब कैपेसिटी जितनी थी तब तब मैंने उतने डाले। जब मैंने 100 रुपए ऐसे 100 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की थी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मंथली सिर्फ 100 रुपए बचते थे, बचते थे तो ज्यादा ही, लेकिन मैंने सिर्फ स्टार्ट किया, मुझे कुछ पता भी नहीं था उस हिसाब से। ओवरऑल ओवर डाइवर्सिफिकेशन या अंडर डाइवर्सिफिकेशन, कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रस्ट इशू होता है। मुझे शुरुआत में बहुत ट्रस्ट इशू होती है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बैंक लूट के चले जाते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स के स्कैम्स निकलते हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स बहुत आए हैं कुछ सालों में। तो मैंने देखा, मुझे भरोसा नहीं था किसी एक बैंक पे या किसी एक म्यूचुअल फंड पे, तो मैं सब जगह अलग अलग डिफरेंट बैंक में डाल देता था। अब होता क्या था, उन सबके अलग अलग चार्जेस भी हैं, सबके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, सबके अलग अलग लॉक इन पीरियड्स भी है। तो बहुत डाइवर्सिफाई हो गया। कभी कभी तो मैं भूलने भी लगा था कि मैंने कहाँ डाले, फिर मैंने धीरे धीरे वो कम कर दिया। उस वक्त तो मैं क्रेडिट कार्ड भी लेता था, मेरे पास 24 क्रेडिट कार्ड्स थे। 24, यस यू आर हियरिंग राइट। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरे पास वो क्रेडिट कार्ड को मैं एज ए इमरजेंसी फंड यूज करता था। ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एडवाइस नहीं करता हूँ ऐसा। उसके ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कितनी हद तक का लेना चाहिए। ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया आपने, ज्यादा इतना ज्यादा फैला दिया आपने। एचडीएफसी भी ले लिया, एक्सिस फंड भी ले लिया, निपॉन भी ले लिया, इन्वेस्को भी ले लिया, ये भी ले लिया। ऐसा जरूरी नहीं होता है, कम में इन्वेस्ट करो और डाइवर्सिफाई करो, चलो अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम, एक कैलकुलेटेड। और अंडर डाइवर्सिफाई भी नहीं होना, ऐसा नहीं कि सारे पैसे एक ही फंड में डाल दिया, नहीं। वैसे वो भी डाइवर्सिफाई करते हैं, लेकिन देखो मैंने मेरे 4 से 5 फंड्स में डाले हुए हैं पैसे। एक्सपेक्टिंग टू हाई, आपने देखा किसी दोस्त को 25 टका मिला, या फिर किसी सेल्स वाला इंसान आ गया, उसने आपको कैसे भी पट्टी पढ़ा ली, अरे 25-30 टका तो मिल जाएंगे, 40% मिल जाएंगे आराम से, ये वो हाँ, हमारे पैसे यहाँ पे लगे वहां पे लगे। ऐसा नहीं है, एक्सपेक्ट इतना भी हाई मत करो, 40% कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई। तो और हाँ, पैनिकिंग, जैसे कि अभी जो रशिया की जो सिचुएशन आई थी, वॉर आया था या वगैरह, उससे पहले भी जो कोविड आया था तब, उससे पहले, मतलब आप समझ सकते हैं 2008 का जो मार्केट क्रैश था, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट क्रैश था। तो ये सारे जो मार्केट क्रैश होते हैं या फिर ये शॉर्ट टर्म होते हैं, कभी कभी 1 महीने के 2-3 महीने के लिए मार्केट मतलब फ्लक्चुएट करता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है, बहुत फ्लक्चुएट। उस ऐसे समय में आप सोच रहे हैं मुझे पैसा निकाल लेने दो, मेरा जितना डाला था उतना मिल गया तो भी बहुत है। ये एक जनरल साइकोलॉजी होती है लोगों की। ठीक है, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, इतना मिल गया बहुत है, मेरा जो पैसे डाला वो बस मेरी मतलब। तो ऐसा नहीं होता है, पैनिक मत करो, थोड़ा स्टडी करो, थोड़ा आसपास रिफर करो, इंटरनेट है, इंटरनेट पे सब कुछ फ्री तो है। आप ये वीडियो भी फ्री ही देख रहे हो ना, तो देखो, थोड़ा एडवाइस लो किसी से, जिनको पता हो, किसी से मतलब ऐसे ही नहीं किसी चाचा ने कोई एडवाइस दे दी, और ऐसा नहीं, जिनको पता उनसे एडवाइस लो। मतलब एक 10th फेल से आप सीए कैसे बने वो एडवाइस नहीं ले सकते हो ना। सीए की पढ़ाई कैसे करे, वो 10th फेल आपको एडवाइस दे, वो तो देंगे भाई, एडवाइस देना किसको पसंद नहीं है, लेकिन आप उससे एडवाइस, मतलब देखो, एक कहावत गीता में कहा जाती थी, एक बहुत अच्छी कहावत मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कि मतलब देखो, गुरुजी दोनों के सेम थे, पांडव और कौरव के, लेकिन उन्होंने मतलब एडवाइजर दोनों सेम थे। बाकी उनके घर में उनकी एडवाइस, जो एडवाइस लेने की टेक्निक थी, तो दोनों के गुरु तो सेम ही थे। तो आप देख लो, वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट में, आप बोल रहे नहीं अगले साल करूंगा, इस साल तो ये वॉर में सब मार्केट अप डाउन हो गया है, इस साल तो कोविड हो गया, इस साल तो ये हो गया, अगले साल करूंगा ये वो, अगले साल थोड़ी ज्यादा मेरी इनकम हो जाएगी, मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तब से स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा गलत है। एक परफेक्ट टाइम आप अपना चूज कर लो, वेट मत करो उसके लिए। देखो, पैदा होने का भी मुहूर्त नहीं होता है, और टपकने का भी मुहूर्त नहीं होता है, कभी भी टपक जाओगे, कभी भी पैदा हो जाओगे, उसका कोई मुहूर्त नहीं होता है। अगर मुहूर्त देख के ही सब कुछ करते हो तो हाँ, मैं मानता हूँ शुभ मुहूर्त जैसा कुछ होता है, तो ठीक है, देख लो कुछ शुभ मुहूर्त अपने हिसाब से, लेकिन ये टालते मत रहो, दैट इज प्रोक्रास्टिनेटिंग। नो मॉनिटरिंग, नॉट मॉनिटरिंग योर फंड्स परफॉर्मेंस पीरियडिकली, थोड़े थोड़े टाइम पे देखते रहो, ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है 5 साल तक ये म्यूचुअल फंड अच्छा ही है तो मैं 5 साल तक देखू ही नहीं, भूल जाओ। लोग बोलते हैं भूल जाओ, लेकिन वैसा भी नहीं, मतलब आपके पैसे है, खुद के पैसे है भाई, बाजू वाले के पैसे थोड़ी है। तो थोड़े टाइम से देखते रहो, ऐसा भी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर 2 दिन में, हर वीक में आप देखते रहो ये वो।
2-3 महीने में, 5 महीने में, अगर आपने 5 साल के लिए रखे तो 2-4 महीने, 5 साल, 5 महीने, 1 साल के लिए देखते रहो थोड़े थोड़े टाइम पे। ये मेन पॉइंट्स है जो आपको नोटिस करने चाहिए अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये सेंटेंस बहुत जगह सुना होगा, देखा होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क क्यों बोला है? क्योंकि ये जो मैंने बोला है, म्यूचुअल फंड वाले आप जो पैसा लगा रहे हो वो कहाँ लगाएंगे? वो म्यूचुअल स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। दैट्स व्हाई दे कॉल इट इज मार्केट रिस्क, इन्वॉल्व मार्केट रिस्क। आप अपना जो पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि वही म्यूचुअल फंड सेम या फिर उससे ज्यादा ही करे, ऐसा जरूरी नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटीड। एनएवी, एनएवी क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि शेयर की एक प्राइस होती है, रिलायंस की प्राइस 2700 ऐसा कुछ जो प्राइस जो होती है, एचडीएफसी की होती है 1500 वगैरह, जो भी मतलब जो प्राइस होती है वो एनएवी, वो शेयर प्राइस होती है। तो म्यूचुअल फंड, ये जो फंड्स होते हैं उसकी एक एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू होती है। तो वो जो जैसे प्राइस होती है वैसे इसकी वैल्यू होती है। वो कभी भी बढ़ सकती है, घट सकती है। मतलब देखो, मार्केट नीचे, एकदम नीचे जा रहा है तो उस वक्त एनएवी कम हो सकती है, एकदम ऊपर जा रहा है तो एनएवी बढ़ सकती है। अगर आपने एसआईपी हर महीने कर रहे हो एसआईपी, तो हर महीने आप अलग अलग भाव में खरीदोगे, एनएवी में खरीदोगे। ऐसा नहीं कि हर महीने अलग हो ही, कभी कभी सेम भी हो जाता है, लेकिन ऐसा होगा। अगर आपने लमसम में एक बार में पैसा डाल दिया, तो आपने जो एक एनएवी थी आपने तब डाल दिया। अब एनएवी घटी तो आप लॉस में हो, एनएवी बढ़ी तो प्रॉफिट में हो। म्यूचुअल फंड इज नॉट गारंटिंग एनी डिविडेंड। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसा होता है जो डिविडेंड वाले लिए होते हैं। अब कुछ ग्रोथ के लिए होते हैं, कुछ डिविडेंड के लिए होते हैं, ऐसे टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं। तो लेकिन ऐसा जो भी डिविडेंड वाले भी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डिविडेंड दे ही, कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई आपको बता रहा है कि गारंटीड इसमें तो डिविडेंड देंगे, तो वो मतलब कुछ कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, कुछ अलग ही चल रहा है। तो मतलब डिविडेंड जरूरी नहीं है, क्योंकि डिविडेंड कोई कंपल्सन नहीं होता है। वो जो बोर्ड होते हैं, जो अथॉरिटीज होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना ही है या नहीं देना है। और जो मैंने बोला कि आप एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल एडवाइस लो। ऐसा नहीं है कि आपके मामा मतलब 20 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मे बी वो उन्होंने जो बोला वो सही है, या फिर चलो मैंने जो बोला उसको भी एकदम पत्थर की लकीर मान के मत चलो, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ। ये मैंने एक एजुकेशन पर्पज के लिए एक वीडियो बनाया ताकि आपको पता चले म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट चलता है, क्या काम करता है, ये वो। तो अभी आप अपना रिसर्च इसके बेसिस पे कर सकते हो। आपको एक अंदाजा तो आ गया क्या क्या देखना होता है, कैसे करना होता है, क्या होता है। अब आप इसके बेस पे अपना रिसर्च करो और अपना गोल ओरिएंटेड फंड चूज कर लो, आपको जो करना है परफॉर्मेंस देख के। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछो, या फिर मैं वीडियो भी बना सकता हूँ उसका। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए आप मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।